हेलो एंड वेलकम टू कोड विद मिनाहिल। अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एरेज के बारे में। बेसिकली एरे हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करवाते हैं। अब ये डेटा किस तरह का होता है और इसको कंप्यूटर में किस तरह स्टोर करवाया जाता है, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप एक म्यूजिक एंथुजियास्ट हैं, आपको सॉन्ग सुनने का बहुत शौक है। अब आपको डिफरेंट सॉन्ग्स पसंद है, आपको सैड सॉन्ग भी पसंद है, आपको रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है, आपको देसी सॉन्ग्स पसंद है। और अब आपने क्या किया, उन सारे सॉन्ग्स को डाउनलोड कर लिया। अब हो सकता है आपका सैड मूड हो, तो अब आप इसमें से क्या सैड सॉन्ग्स ढूंढेंगे कि ये वाला सैड है, ये वाला सैड है। अब मेरा मूड अच्छा है तो मैंने कौन सा सॉन्ग सुनना है। अब उस एक प्लेलिस्ट में से डिफरेंट कैटेगरीज के सॉन्ग ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। आप अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, उन तमाम सॉन्ग्स को ऑर्गेनाइज कर लेंगे कुछ इस तरह से कि आपने एक प्लेलिस्ट बना ली सैड सॉन्ग्स की, जिसके अंदर सारे सैड सॉन्ग्स की कैटेगरी के सॉन्ग्स होंगे। या फिर आपने एक नुसरत फतेह अली खान की प्लेलिस्ट बना ली जिसके अंदर कवाली होंगी या सारे नुसरत साहब के सॉन्ग्स होंगे। इस तरह आपको सॉन्ग्स ढूंढने में आसानी रहेगी, आपको पता है कि इस प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो यही सॉन्ग्स होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपने एक कैटेगरी के सॉन्ग्स को लिया और उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दिया। यही हमारी एरे कहलाएगा। एरे डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है कि एक तरह की आइटम्स को ले लेता है और उन्हें हम एक जगह स्टोर करवा सकते हैं। हम यहाँ पे किस सेम टाइप की बात कर रहे हैं? हमने जो डेटा टाइप्स पढ़ी थी, इंट है, बूलियन पढ़ा था, या फिर हमने कैरेक्टर टाइप पढ़ी थी, डबल, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, ये जो हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी। अब यहाँ पे अगर हम एक एरे बनाएंगे और उसके अंदर हमने डेटा स्टोर करवाना है, तो यहाँ पे हम इन टाइप का सारा डेटा स्टोर करवा सकते हैं। व्हाट इफ मैंने स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक स्ट्रिंग टाइप की न्यू एरे बनाऊंगी और उसके अंदर अपना डेटा स्टोर करवाऊंगी। यहाँ पे जो बात याद रखने की है वो ये है कि एक एरे के अंदर हम डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर नहीं करवा सकते। अगर ये एक एरे है और इसके अंदर मैंने अपना डेटा स्टोर करवाना है, एन टाइप का डेटा स्टोर करवाया, तो इसके अंदर सारा जो डेटा स्टोर होगा वो एन टाइप का ही होगा। इसके अंदर मैं कैर टाइप का डेटा नहीं स्टोर करवा सकती या किसी और डेटा टाइप का डेटा स्टोर नहीं करवा सकते। दैट्स वाई इसका मतलब है कि लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप, कि एक तरह की टाइप की जो चीजें हैं उसको लिस्ट में करना या उसको किसी एक जगह पे इकट्ठा करना, वो हम एरे की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आपने कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैलकुलेट करना है और जिसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है वो इन 4 सब्जेक्ट्स का करना है। तो किस तरह से करेंगे? इंग्लिश, उर्दू, म्यूजिक और ड्राइंग का अगर रिजल्ट कैलकुलेट करना है, क्या हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग रिजल्ट कार्ड्स बनाएंगे? हर सब्जेक्ट का अलग रिपोर्ट कार्ड होगा कि इंग्लिश का अलग है, उर्दू का अलग है, म्यूजिक का अलग है, ड्राइंग का अलग। तो इस तरह से एक बच्चे के हो गए 4 रिपोर्ट कार्ड्स, ठीक है। और अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो हर बच्चे के 4 रिपोर्ट कार्ड्स हो गए, तो टोटल आपको 320 रिपोर्ट कार्ड्स बनाने पड़ेंगे। क्या इस तरह से अगर हमने डेटा स्टोर करवाना हो अपना तो हम करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, करवा तो सकते हैं। किस तरह? इस तरह से अपने मार्क्स को स्टोर करवा सकते हैं कि हर मार्क्स का अलग अलग हमने वेरिएबल बनाया और उसमें मार्क्स को स्टोर करवा दिया। तो बजाय इसके कि हम हर मार्क्स को अलग अलग स्टोर करवाएं या अलग अलग रिपोर्ट कार्ड बनाएं, हम एक सिंगल रिपोर्ट कार्ड भी तो बना सकते हैं। उस एक रिपोर्ट कार्ड में हम सारे अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स रखवा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा एरे काम करता है। बजाय इसके कि हम एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो अलग अलग रखवाएं, हम एक एरे बना लेंगे और उसमें अगर हमने 4 मार्क्स रखवाने हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स रखवाने हैं, तो हम 4 साइज का एरे बना लेंगे और हर एरे के बॉक्स में जो है वो अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स रखवा देंगे। इस तरह जो है वो हमें अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करने पड़ेंगे और हमारा कोड जो है वो भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। इसको कोड लिखने से पहले जो है वो और भी 2-3 बातें जहन में रखना बहुत जरूरी है, तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। तब भी हमने न्यू प्लेलिस्ट बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद उस प्लेलिस्ट का कोई नाम रखेंगे। इसी तरह एरे को बनाने का भी एक सिंटेक्स होता है और वो सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले आप लिखेंगे एरे की टाइप कि आपको किस टाइप का एरे चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे इंट टाइप का एरे चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इंट। उसके बाद हम अपनी एरे का नेम लिखते हैं जिससे वो पहचानी जाए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्कोर या मार्क्स, ठीक है, जो भी आपने एरे का नाम लिखना है। उसके बाद 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है। इसके बगैर जो है अगर आप डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे एरे को तो नहीं डिक्लेयर होगी। देन इक्वल्स टू, और एक और बात बताती चलूं कि एरे को डिक्लेयर करने के 2 तरीके हैं। पहला ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं और दूसरा जो है वो हम थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं अपना न्यू का कीवर्ड। जब भी हमने जावा में कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं।
फिर अगेन हम अपनी टाइप लिखेंगे कि हम किस टाइप की एरे जो है वो बना रहे हैं। यहाँ पे दोबारा इंट आ जाएगा और फिर आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम साइज लिखेंगे कि हमें इतने साइज की एरे चाहिए। मैंने 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, तो यहाँ अगर मैं लिखूंगी 4 तो क्या होगा कि एक एरे बन जाएगी जिसमें 4 बॉक्सेस होंगे और हर बॉक्स में मैंने जो भी मार्क्स स्टोर करवाने हैं वो मैं इजीली करवा सकती हूँ। इस लाइन को देखें, जब हम ये लिखेंगे तो आपने जावा वर्चुअल मशीन JVM को इंस्ट्रक्शन दी कि एक एरे बना दो जो अपने अंदर 3 इंटीजर्स रखवा सकती हो। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपने साइज दिया है वो 3 है। अब बिहाइंड द सीन क्या होगा कि JVM मेमोरी का एक ब्लॉक एलोकेट कर देगा जो अपने अंदर 3 इंटीजर्स को रखवा सकता हो। इसको यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पे क्या किया JVM ने कि एक मेमोरी का ब्लॉक दे दिया आपको जो अपने अंदर 3 इंटीजर्स जो है वो रखवा सकता है। पहला इंटीजर आप रखवाएंगे इधर, दूसरा इंटीजर आप रखवाएंगे अपना इस ब्लॉक में और थर्ड इंटीजर जो है वो आप रखवाएंगे अपने थर्ड ब्लॉक में। एक ब्लॉक जो है वो एक इंटीजर को अलॉट हुआ है और एक इंट कितनी साइज लेता है आपकी 4 बाइट्स। ठीक है, एक इंट अब आपका 4 बाइट्स लेता है तो क्या होगा कि 3 इंटीजर्स आपकी कितनी बाइट्स लेंगे? 3 इंटीजर लेंगे आपके 12 बाइट्स। अगर आप इनके एड्रेसेस को देखें हम तो क्या हो रहा है कि हर न्यू इंटीजर का ब्लॉक जो है वो 4 के गैप के बाद आ रहा है। पहला इंट का जो एड्रेस था आपका वो 1000 पे है, फिर नेक्स्ट एड्रेस आपका 1004 पे है और उससे नेक्स्ट जो है वो 1008 पे है। ये 4 का गैप क्यों आ रहा है? तो ऐसा पता है आप लोगों को कि हर इंट जो है वो 4 बाइट्स लेता है, तो जो 4 बाइट्स उस इंट ने लिया उनका भी तो कुछ ना कुछ एड्रेस होगा ना। इसी तरह अगर हमारा एक इंट जो है वो 4 बाइट्स लेता है तो 3 इंटीजर्स जो है वो हमारे 12 बाइट्स ले रहे होंगे। यहाँ पे देखिए एक बाइट में होते हैं आपके 8 बिट्स। ठीक है, एक इंटीजर अगर 4 दे रहा है तो मतलब कि एक इंटीजर जो है वो 32 बिट की स्पेस कंज्यूम कर रहा है। एक इंट जो है वो अपने अंदर मिनिमम जो नेगेटिव वैल्यू स्टोर करवा सकता है वो है -2⁻31 और यहाँ पे 32 क्यों नहीं है? क्योंकि एक स्पेस जो है वो आपके इस नेगेटिव साइन ने लेनी है और जो अपने अंदर लार्जेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवा सकता है वो है 2⁻31 -1। अब यहाँ पे हमने -1 क्यों किया है? दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम, गूगल इट। अब हम बात करते हैं एरे के इंडेक्स की कि एरे का इंडेक्स क्या होता है। अगर कभी ट्रेन में ट्रेवल किया हो आप लोगों ने तो आपको पता होगा कि वहां पे कंपार्टमेंट्स होते हैं ट्रेन के और हर कंपार्टमेंट का कोई ना कोई नंबर होता है। सबसे पहले इंजन होता है, फिर आपका 1 कंपार्टमेंट, फिर 2 और अप टू सो ऑन जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं। और ये जो आपकी नंबरिंग होती है कंपार्टमेंट्स पे ये कंसेक्टिव होती है 1 2 3 4, मतलब इसमें गैप नहीं आ रहा होता कि पहले फर्स्ट कंपार्टमेंट है तो उसके बाद 9 है फिर 12 है। नो, ये जो आपके कंपार्टमेंट्स की नंबरिंग होती है ये कंसेक्टिव होती है 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं। तो इसी तरह एरे के भी किसी भी ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए उसको भी कुछ नंबर्स दिए जाते हैं जिसको हम एरे का इंडेक्स कहते हैं। अब इस इंडेक्स को किस तरह एक्सेस किया जा सकता है? अगर तो आपने ट्रेन के फर्स्ट कंपार्टमेंट में जाना है तो आप क्या करेंगे? आप किस तरह उसको एक्सेस करेंगे? आप उसके जो है वो डोर से उसको एक्सेस करेंगे। जिस तरह ट्रेन के कंपार्टमेंट्स की नंबरिंग जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, इसी तरह जो एरे के इंडेक्स की नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन। जहां भी आप C++ में एरे को डिफाइन करें, जावा में करें, वहां पे जो उसकी इंडेक्सिंग है वो 0 से ही स्टार्ट होगी। अब हम बात करते हैं कि एरे के इंडेक्स को किस तरह एक्सेस किया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसके फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करना है, मींस सेकंड एलिमेंट को। एलिमेंट तो सेकंड ही है लेकिन इंडेक्स 1 है। वो किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग है। होप सो यू गेट इट। अब किसी भी एरे के किसी भी इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है उस एरे का नाम। फॉर एग्जाम्पल मेरी इस एरे का नाम है मार्क्स, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया मार्क्स। उसके बाद उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिखना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैंने फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करना है तो मैं इस तरह से लिखूंगी मार्क्स और स्क्वायर ब्रैकेट में 1। और अगर मैंने इस इंडेक्स को कोई वैल्यू असाइन करनी है जैसे 8 तो मैंने यहाँ लिख दिया 8। अब क्या होगा कि मार्क्स के फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा 8। अब मैंने अगर मार्क्स के सेकंड इंडेक्स पे स्टोर करवाना है 0 तो मैं क्या करूंगी? सेम इसी तरह लिखूंगी अपना पहले एरे का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखूंगी अपना इंडेक्स और जो भी आगे वैल्यू स्टोर करवानी है वो लिखेंगे हम। 0 स्टोर करवाना है तो 0 लिख दिया।
अगर हमने किसी भी एरे में स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करवाना है तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग टाइप की एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अब तक जितना हमने समझा इसका कोड लिख के देखते हैं। हमने बना ली है एक क्लास और अब इस मेन मेथड के अंदर हम लिख रहे होंगे अपना कोड। यहाँ पे हम एक एरे डिफाइन करेंगे मार्क्स, जिसका साइज होगा 4। ये जो हमने लिखा है हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। वो क्या है कि जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं एरे के नेम के बाद, इसको हम अपनी डेटा टाइप के बाद भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ से रिमूव किया और हमने इसको लिख दिया डेटा टाइप के बाद। ये अभी भी वैलिड है। हम इन दोनों तरीकों से जो है वो अपनी एरे को डिफाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब सेकंड स्टेप क्या आता है कि हमने इस एरे में जो है वो अपनी वैल्यूज फिल करनी है। मार्क्स ऑफ 0 में स्टोर करवा देंगे अपने इंग्लिश के मार्क्स। मार्क्स ऑफ 1 में स्टोर करवा देंगे हम अपने ड्राइंग के मार्क्स। मार्क्स ऑफ 2 इक्वल्स टू 41 एंड मार्क्स ऑफ 3 इक्वल्स टू 28। अब यहाँ पे एरे के अंदर जो है वो हमने अपनी वैल्यूज फिल कर दी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इनको प्रिंट करवाने का। प्रिंट करवाने के लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे और इसको हम मार्क्स की लेंथ तक जो है चलाएंगे और हर आइटरेशन में क्या करेंगे, हम अपने मार्क्स के ith इंडेक्स को प्रिंट करवा देंगे। इसको करके देखते हैं रन। और यहाँ पे देखिए हमारे जो 4 के 4 मार्क्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। फर्स्ट हमने इंसर्ट करवाया था 15 को 0th इंडेक्स पे, तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे आपको 15 देखने को मिलेगा। उसके बाद 14, 41 एंड देन 28। यहाँ पे हम किसी भी इंडेक्स पे मार्क्स स्टोर ना करवाएं तो क्या होगा। अब मैंने इन दो इंडेक्सेस को, इंडेक्स 1 और 2 को कमेंट आउट कर दिया है। मींस कि यहाँ पे अब कंपाइलर को ये लाइंस नजर नहीं आएंगी। तो वो अब हम देखते हैं कि वो 1 और सेकंड इंडेक्स पे जो है वो क्या वैल्यू स्टोर करवाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टोर हो गया है 0। और ये क्यों हुआ है कि जब भी हम एरे को डिक्लेयर कर देते हैं और उसके किसी इंडेक्स पे हम वैल्यू स्टोर नहीं करवाते तो उस डेटा टाइप की, जिस भी टाइप की एरे होती है, वहां पे डिफॉल्ट वैल्यूज जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी टाइप कर दूं डबल, यहाँ पे हम अपने इस एरे को जो है वो डबल बना देते हैं और यहाँ पे पॉइंट वाली इस वैल्यू स्टोर करवा देते हैं 28.6 एंड 15.1। अब देखते हैं कि अब जो है वो कौन सी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं डबल टाइप की। तो देखें पहले स्टोर हुआ 15.1, उसके बाद 0.0 जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू है आपकी डबल डेटा टाइप की, इसलिए यहाँ पे स्टोर हो गया 0.0 एंड 0.0। तो इस तरह जब भी कोई एम्प्टी स्पेस होती है उसकी जगह हमारी डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर होती हैं। इस तरह जो है वो हम स्ट्रिंग टाइप की एरे भी बना सकते हैं। सबको कर देते हैं कमेंट आउट और यहाँ पे हम अपनी बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप की एरे। उसका नाम हम रख देते हैं लाइन, न्यू स्ट्रिंग, और इसका साइज रख देते हैं 5। लाइन ऑफ 0 में हम रखवाएंगे दिस, और हमेशा स्ट्रिंग्स को जो है वो हम अपने डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं। लाइन ऑफ 1 में हम लिखेंगे इज, और लाइन ऑफ 3 में हम लिख रहे होंगे स्ट्रिंग। अब हम करवा के देखेंगे इसको प्रिंट। यहाँ पे भी हम अपनी 4i लूप का यूज करेंगे और लाइन की लेंथ तक जो है वो हम इस लूप को चलाएंगे और हर आइटरेशन में जो है वो हम अपने उस लाइन के इंडेक्स को प्रिंट करवा रहे होंगे। यहाँ पे हम प्रिंट एलन के बजाय लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे साथ में एक स्पेस प्रिंट करवा देंगे। इसको करके देखते हैं रन। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट हो गया दिस इज आ स्ट्रिंग नल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ देखिए हमने यहाँ पे साइज लिया था एरे का 5, जबकि हमने यहाँ पे सिर्फ 4 वर्ड्स जो हैं वो स्टोर करवाए, तो जो लास्ट इंडेक्स था वो हो गया नल, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की एरे जो है वो बाय डिफॉल्ट नल रहती है। अगर यहाँ पे हम इसको 6 करें और अब इसको रन करें
यहाँ पे देखिए 2 नल लिखे हुए आगे, मतलब ये वाला इंडेक्स भी नल है और ये वाला इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्सेस जो हैं वो नल हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको इसका एक्यूरेट साइज दें 4, अब सिर्फ प्रिंट हो रहा है दिस इज आ स्ट्रिंग। हम एरे की वैल्यूज को जो है वो इनपुट भी ले सकते हैं, और वो किस तरह से लेंगे, वो उसके लिए हम अपनी स्कैनर क्लास का यूज करेंगे और अपनी ये जो हमारी पहले वाली एरे है इसी का यूज कर लेंगे। यहाँ पे जो हमने खुद मार्क्स दिए हुए थे इसको कर देते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पे हम दोबारा लगाएंगे एक लूप, और हर दफा जो है वो हम अपनी वैल्यू जो है वो इनपुट ले रहे होंगे sc डॉट नेक्स्ट इंट। उससे पहले जो है वो हमें अपनी स्कैनर क्लास को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बहुत जरूरी है, उसके बगैर हम इनपुट नहीं ले सकते। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे जो है वो हम एक लाइन लिख देंगे कि एंटर नंबर फॉर इंडेक्स आई। यहाँ पे 0th इंडेक्स के लिए हम एंटर करेंगे 5, 23, 41 एंड 3rd इंडेक्स के लिए 98। तो यहाँ पे जो हमारे सारे नंबर्स हैं वो हो चुके हैं प्रिंट। अब इसके आगे यहाँ पे 0.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो एरे है वो हमारी डबल टाइप की है, और डबल जो है वो अपने अंदर पॉइंट्स वाले नंबर रखवाता है, ठीक है, तो इसीलिए जो है वो के साथ 0.0 है। अब बात करते हैं कि अगर हमने एरे के किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को जो है वो रिप्लेस करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे। अब जिस तरह यहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर थी एरे में, अब मैंने एक स्पेसिफिक इंडेक्स को कि मार्क्स 2 में 41 मार्क्स स्टोर हैं, यहाँ पे अब मैंने स्टोर करवाने हैं 21 मार्क्स। तो मैं किस तरह से करवाऊंगी, सिंपली मैं क्या करूंगी कि मार्क्स के सेकंड इंडेक्स में अब रख दूंगी 21। अब मार्क्स के सेकंड इंडेक्स में 21 होगा, 41 नहीं होगा। पहले तो 41 स्टोर था, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसको रिप्लेस कर दिया। तो इस तरह जो है हम एरे के किसी भी एलिमेंट को जो है वो रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो इस एरे को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि इसकी सेकंड इंडेक्स पे अब वाकई ही 21 है भी कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए अब इसके सेकंड इंडेक्स पे जो है वो 21 स्टोर है। तो इस तरह जो है वो हम अपनी रिप्लेसमेंट करवा रहे होते हैं अपने एलिमेंट्स की। और जो दूसरा तरीका था एरे को डिक्लेयर करने का वो ये था कि एंड मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट्स, और आगे जो है वो डायरेक्ट हम जो है वो उसमें वैल्यू स्टोर करवा देंगे। इस तरह से भी जो है वो हम अपनी एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब रही बात डिफॉल्ट वैल्यूज की, तो वो देख लेते हैं। इंट का आप लोगों को पता चल चुका है कि इंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो होती है 0। डबल की डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो होती है 0.0। उनके डबल जो है वो अपने अंदर डेसिमल वाले नंबर्स को स्टोर करवाता है। उसके बाद जो डेटा टाइप होती है बूलियन, जिसके सिर्फ 2 ही आउटकम्स होते हैं, या ट्रू या फॉल्स, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो भी होती है फॉल्स। सिर्फ अपनी एरे को इस तरीके से भी जो है वो अपने कोड में डिक्लेयर करके देखते हैं। यहाँ पे सारे कोड को कर देते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पे अपनी बनाते हैं एक नई एरे जिसमें हमें साइज नहीं देना पड़ता। हम जो है वो डायरेक्ट अपनी वैल्यू स्टोर करवाते हैं। 52, 12, 10 और 14 जो है वो हमने स्टोर करवाया। तो अब करवा के देखते हैं इसको प्रिंट। तो यहाँ पे देखिए जितने भी नंबर्स थे हमारी एरे में वो हो चुके हैं प्रिंट। अब यहाँ पे डॉट लेंथ फंक्शन को यूज करके हमें पता चल सकता है कि हमारी जो एरे है उसकी साइज कितना है। यहाँ पे जो हमारी मार्क्स एरे है हम उसका साइज प्रिंट करवा लेते हैं। साइज ऑफ एरे प्लस यहाँ पे हम इसको एक्सेस करेंगे मार्क्स डॉट लेंथ के साथ। अब हमारी जो है वो एरे भी प्रिंट हो रही होगी और साथ में जो है वो हमें उसका साइज भी पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पहले प्रिंट हुए एलिमेंट्स और इसके बाद जो साइज ऑफ एरे है वो है 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट अ जावा प्रोग्राम दैट रीड्स एन एरे ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द एरे। अब हमने क्या करना है, अगर हमारे पास एक एरे है तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो हमने यूजर से इनपुट लेने हैं, और जब यूजर ने इनपुट दे दिए तो इन तमाम नंबर्स का सम हमने कैलकुलेट करना है और उसको जो है वो हमने प्रिंट करवाना है। ये किस तरीके से हो रहा होगा, सबसे पहले जो है वो हम अपनी लूप लगा के यूजर से मार्क्स एंटर लेंगे और उसके बाद लूप लगा के ही जो है वो हम अपना सम कैलकुलेट कर रहे होंगे।
इस कोड में ही थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमने एक अपनी एरे बना ली मार्क्स की, उसके बाद यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे हम लूप लगा के जो है वो यूजर से नंबर इनपुट ले रहे हैं, और जो हमारी सेकंड फॉर लूप है ये हम इसमें आउटपुट प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, इस साइज ऑफ एरे वाली लाइन को जो है वो हम ओमिट कर देते हैं यहाँ से। और अब हमने बीच में क्या करना है, हमने उस एरे का सम कैलकुलेट करना है। अब हमने कैलकुलेट करना है सम, और सम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इससे तो हम बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हो चुके हैं। अब इतनी दफा हमने ये क्वेश्चन जो है वो सम वाला कर लिया है। हम एक वेरिएबल बनाएंगे सम, जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, और हम लगाएंगे अपनी for i लूप। यहाँ पे क्या करेंगे, हम मार्क्स की लेंथ तक जो है अपनी लूप को चलाएंगे, और हर दफा क्या करेंगे, सम में हम प्रिंट करवा देंगे उस पर्टिकुलर इंडेक्स को, एंड दैट्स इट। यहाँ स्पेस नहीं आनी। ओके, यहाँ पे जो है वो हम अपनी पूरी लूप को नहीं प्रिंट करवा रहे होंगे, हम सिर्फ जो है वो अपने सम को प्रिंट करवा रहे होंगे। तो इसको करते हैं रन। एंड x1 के लिए हमने एंटर किया 14, 2 के लिए 87, 3 के लिए 26। इन सारे नंबर्स का सम जो है वो हमारे पास हो गया प्रिंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which is write a Java method that counts how many times a specific number appears in an array of integers। यहाँ पे अब आपके पास अगर एक एरे है जिसमें डिफरेंट नंबर स्टोर हैं 3, 7, 5, 9, 3। अब आपसे कहा है कि इस एरे में कैलकुलेट करें कि नंबर 3 जो है वो कितनी दफा आया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक लूप लगाएंगे जो कि चलेगी 0th इंडेक्स से लेके आपकी एरे की लेंथ तक। पूरी हमने अपनी एरे को ट्रेवर्स करेंगे, और जहां जहां 3 आएगा वहां पे हम अपने काउंटर को कर देंगे प्लस। इस तरह बाय द एंड ऑफ द लूप हमें पता चल जाएगा अपने काउंटर से कि वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो हमारी लूप में कितनी दफा आया है। तो हमारी अप्रोच जो है वो यही रहेगी इस क्वेश्चन में। इसका कोड लिख के देखते हैं। यहाँ पे भी हम पहले यूजर से ही एरे ले लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम अपना काउंटर वेरिएबल इक्वल्स टू 0, और साथ में जो है वो हम यूजर से ही नंबर इनपुट ले लेंगे कि हमने कौन सा नंबर जो है वो चेक करना है। इसको हम इनपुट ले लेंगे एक नम वेरिएबल में sc.nextIn, और यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लगाएंगे इफ मार्क्स ऑफ ith इक्वल्स टू नंबर, कि अगर मार्क्स का ith इंडेक्स नंबर के बराबर है तो हम क्या करेंगे, काउंटर को कर देंगे प्लस प्लस। और एंड में जो है वो हम अपने काउंटर को प्रिंट करवा रहे होंगे। काउंटर टाइम्स, इसको करते हैं रन। एंटर नंबर 4, यहाँ पे जो है वो हम अपने मार्क्स एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो हमने नंबर एंटर करना है जिसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 एंटर किया, देखिए यहाँ पे आ गया नंबर अपीयर्स इन एरे 0 टाइम्स। ये मतलब जो 6 नंबर है वो एक भी दफा हमारी एरे में नहीं आया। यहाँ थोड़ी सी जो है वो स्पेसेस दे देते हैं। यहाँ पे एरे का साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा के 8 कर देते हैं, और अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे जो है अपने नंबर्स एंटर करते हैं आप। अब यहाँ पे 2 एंटर किया तो देखिए 2 जो है वो हमारी एरे में 3 दफा आया है, तो उसने प्रिंट कर दिया कि 3 टाइम्स। अब यहाँ पे एक और जो है वो छोटी सी पजल सॉल्व करते हैं, और इस दफा जो है वो हम अपनी कैरेक्टर टाइप की एरे का यूज करेंगे, और इसका नाम हम रख देते हैं पजल। और इस एरे में हम कुछ कैरेक्टर स्टोर करवाएंगे। यहाँ पे मैंने जो है वो कैरेक्टर्स में एक वर्ड टाइटैनिक स्टोर करवा दिया है। अब मैं क्या करूंगी कि अगर मैं इस पजल के 3rd इंडेक्स को रिप्लेस कर दूं किसी और कैरेक्टर के साथ, फॉर एग्जांपल मैंने पजल के 3rd इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया कैरेक्टर आई के साथ, तो अब इसका क्या आउटपुट आएगा वो आप लोग जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एरेज को। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।